हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग हिस्ट्री आधुनिक भारत के इतिहास के अगले सेशन को लेकर आए हैं। यह सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो चलिए, अब हम लोग बात कर रहे थे नवीन राज्यों का उदय। इसका मतलब है कि भारत में जब यूरोपीय यात्री आते हैं और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य कमज़ोर होता है, तो धीरे धीरे एक तरफ नए राज्यों का उदय भी होता है। तो आज के जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आधुनिक भारत में नवीन राज्यों का उदय। निम्न में से कौन 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक था? याद रखिएगा, अवध क्या था? लखनऊ। अवध जो था वो लखनऊ क्षेत्र था। और ये देखिएगा, लखनऊ क्षेत्र को हम लोग अवध, लखनऊ, फैजाबाद, ये अवध क्षेत्र में माना जाता है। और माना जाता है कि इसमें सबसे पहला संस्थापक कौन है? इसका संस्थापक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका सआदत खां। इसके संस्थापक कौन है? सआदत खां। मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, सरफराज खां। तो मुर्शिद कुली खां भी थे, लेकिन सआदत खां इसके संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अवध कि इनमें से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा, जो लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था? इसका मतलब है ये कौन थे? ये आसफ उद दौला थे, आसिफ जहां मिर्जा थे, सुजा उद दौला थे, यामीन, याद रखना है, यामीन उद दौला थे। तो ये क्या हो जाएगा? आसफ उद दौला, जिन्होंने लखनऊ में क्या बनवाया था? इमामबाड़ा। बड़ा इमामबाड़ा जो है किसने बनवाया था? आसफ उद दौला। तो ये भी आपके इम्पॉर्टेंट हैं क्वेश्चन की दृष्टि से। ठीक है, चलिए, किस स्थान को नर्सरी ऑफ आर्मी कहा जाता था? इसका मतलब है जो ब्रिटिश कंपनी हुआ करती थी, कौन सा ऐसा स्थान था उन्हें मालूम होता था कि नर्सरी ऑफ आर्मी, मतलब आर्मी का नर्सरी माना जाता था? बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, अवध। तो ये क्या हो जाता था? अवध। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नर्सरी ऑफ आर्मी किसको बोला जाता था? अवध को नर्सरी ऑफ आर्मी का संज्ञा दिया गया था। अब देखिएगा, सुजा उद दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कब किया था? तो ये इलाहाबाद की संधि पर जो हस्ताक्षर हुआ था वो कौन किया था? सुजा उद दौला एक तरफ, और एक तरफ शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव। ये देखिएगा, इलाहाबाद की संधि, ये था आपका सुजा उद दौला, ये अवध का नवाब, अवध का नवाब। शाह आलम जो है ये मुगल बादशाह। इन लोगों ने इस संधि के तहत जो है बंगाल को किसको हाथ में दे दिया? अंग्रेजों के हाथ में दे दिया। इस संधि के तहत अंग्रेजों के हाथ में बंगाल की दीवानी व्यवस्था चली गई। इसका मतलब है बंगाल नहीं गया बल्कि बिहार भी गया इसमें। बिहार, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसकी दीवानी जो है अंग्रेजों के हाथ में चली गई। ये था 1765। ये संधि जो थी इलाहाबाद की संधि कौन सी थी? 1765 इलाहाबाद की संधि के तहत किया गया था। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना 1720 में किसने की थी? स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना जो है किया था, वो भी कब किया था? 1720 में किया गया था। और इसे किसने किया था? सादतुल्ला खां, आदिल शाह, आसफ जो है जाह और हुसैन शाह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सादतुल्ला खां जो है इसने कर्नाटक को क्या किया था? 1720 में स्वतंत्र घोषित कर दिया था। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कि निम्न में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? इसका मतलब है एक नया शासन जो किस स्थान पर था? वाडियार का। और जिसको आप देखेंगे टीपू सुल्तान बदल करके उसी वाडियार वालों को ख़त्म करके टीपू सुल्तान शासन करता है। और ये देखिएगा, ये था आपका पटना, मैसूर, जबलपुर, गुवाहाटी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैसूर हो जाएगा। मैसूर में ही वाडियार वंश शासन कर रहे थे। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, 1761 में मैसूर का शासक कौन था? 1761 में जो मैसूर था वहाँ का शासक कौन था? तो ये हो जाएगा आपका बाजीराव, मुर्शिद कुली, जफर खां, हैदर अली, निज़ाम उल मुल्क। तो याद रखिएगा, ये हैदर अली जो है वही मैसूर का शासक था 1761 में।
अच्छा, निज़ाम उल मुल्क ये क्या था? हैदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद का प्रथम संस्थापक यही था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। बाजीराव तो मराठों में था। जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था, इनमें से कौन सा जो है जनरल था जिसने हैदर अली को पराजित किया था? जो मैसूर का सुल्तान। तो अब आते हैं कैप्टन पोहेम, सर आयरकुट थे या सर हेक्टर मुनरो थे, जनरल गोडार्ट। तो ये हो जाएगा सर आयरकुट थे। ठीक है, सर आयरकुट जो है इन्होंने ही जो है यहाँ पर क्या किया था कि इसे जो है युद्ध में हराया था। चलिए और आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान में मैसूर का शासक बना, जो टीपू सुल्तान था वो मैसूर का शासक बनता है। अच्छा, ये कब बनता है टीपू सुल्तान मैसूर का शासक? ये देखिएगा, मैसूर का शासक बना 1775 में, 1765 में, 1782 में या 1762 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1782। 1782 में टीपू सुल्तान बनता है और कब तक रहता है? 1799। 1799 में वही जो है श्रीरंगपट्टनम में मार दिया जाता है। श्रीरंगपट्टनम में वो मार दिया जाता है, तो श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, चलिए टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? टीपू सुल्तान मस्जिद जो है कहाँ पर स्थित है? मैसूर में है। ठीक है, और बंगलुरु में है, कोलकाता में है या दिल्ली में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता में एक टीपू सुल्तान मस्जिद नाम से जो है बनवाया गया है। ठीक है, टीपू सुल्तान मस्जिद के नाम से। अब आते हैं 1799 श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? यहीं पे देखिए टीपू सुल्तान पराजित होता है और अपनी राजधानी में मार दिया जाता है। तो नजीब जंग है, टीपू सुल्तान है, सिराजुद्दौला है, पेशवा है। तो यहाँ पर आपका टीपू सुल्तान हो जाएगा, यहीं पे पराजित होकर के मार दिया जाता है। इसका मतलब है कि 1799 श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। ठीक है, चलिए मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? इसका मतलब ये तीनों जो है कहाँ के नवाब थे? लखनऊ का, वाराणसी का, हैदराबाद का या बंगाल का? ये देखिए कौन कौन है? मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला। लखनऊ, वाराणसी, हैदराबाद और बंगाल। तो आप देखेंगे कि ये सबूत जो है बंगाल के नवाब हुआ करते थे। इसका मतलब मुर्शिद कुली खां भी था, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला। यही 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा जिसमें अंग्रेज विजय प्राप्त करते हैं, सिराजुद्दौला मार दिया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब आते हैं 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो 1756 में जैसे ही अलीवर्दी खां मार दिया जाता है तो बंगाल का नवाब मीर जाफर, सिराजुद्दौला, सुजान खां, मुर्शिद कुली खां। तो इसका क्या है? सिराजुद्दौला। यहीं जाकर के 1757 में एक युद्ध लड़ता है, उसमें ये भी मार दिया जाता है। तो कौन मारा जाता है? ये मार दिया जाता है सिराजुद्दौला जो है 1757 में युद्ध में मार दिया जाता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? जो ब्रिटिश थे उनके साथ एक अलीनगर की संधि हुई थी, उस पर हस्ताक्षर किसने किया था? सिराजुद्दौला था, मीर कासिम था, अलीवर्दी खां था। इसका मतलब है कि ये कौन था? मुर्शिद कुली का मतलब ये आपका सिराजुद्दौला, ठीक है, और ये मीर कासिम, अलीवर्दी खां और फिर आपका मीर कासिम, अलीवर्दी खां, मीर जाफर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि सिराजुद्दौला। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई कब लड़ा था? इसका मतलब है कि आप देखेंगे कि प्लासी की लड़ाई जो लड़ा गया था ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला द्वारा लड़ा गया था 1757 में, 56 में, 55 में, 52 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1757 में जो है ये युद्ध लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? जो बक्सर की लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? 1769 में, 1764 में, 1761 में, 1757 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1764। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए
अब और आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त किया था। मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किस वर्ष तक जाते जाते बंगाल को भी अपने जो है अधिकार में ले लिया था। तो आप देखेंगे बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के लिए एक संधि होती है जिसे बोलते हैं इलाहाबाद की संधि। यही संधि यदि आपको याद है तो आप क्लियर कर जाएंगे, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि के तहत जो है बंगाल की दीवानी किसको मिल जाती है, अंग्रेजों को मिल जाती है। तो ये देखिएगा 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है और इसी संधि के तहत बंगाल की दीवानी जो है अंग्रेजों के हाथ में चली जाती है। तो अब ये क्लियर हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर निम्न वाणिज्यिक केंद्रों में से किसका मध्य 18वीं शताब्दी के बाद पतन हुआ। इसका मतलब है कि 18वीं शताब्दी के बाद किसका पतन हुआ, कोलकाता का, मद्रास का, ढाका का और मुंबई का। तो ये देखिएगा यहाँ पर 18वीं शताब्दी के केंद्र के बाद पतन हुआ था ढाका का। ढाका का जो है पतन हो गया। तो आपका जो है आज का सेशन आधुनिक भारत में नवीन राज्यों का जो उदय होता है और यहाँ पे जो युद्ध होता है उसको हम लोग कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।